कुछ ही सवाल हो सकते हैं, 1-2 सवाल आपको लगे, और मैक्सिमम सवाल आपको इसके इजी लगेंगे। ठीक, जैसे मैं पहला सवाल आपको स्टार्ट किया है, मैंने क्या कहा है बेटा, उसने निम्नलिखित फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इनके माध्यिका पूछिए। अच्छा, माध्यिका के सवाल आपको पहले भी बता रखे, माध्यिका होती क्या है, आपको कुछ नहीं करना होता। माध्यिका को आपको क्या करना होगा भाई, इनको क्या कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, आरोही क्रम में। आपको बताइए सबसे छोटी कौन सी टर्म है इसमें, 10 है। दूसरा कौन है बेटा आपका, 15 है। तीसरा कौन सा बेटा, 18 है। चौथा कौन सा, 20 है ना। फिर उसके बाद कौन सा आएगा बेटा आपका, 21 है। फिर कौन सा बेटा, 25 है। उसके बाद आएगा 21-25 हो गया, 28 आएगा बेटा, है 30 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 35 आएगा। और माध्यिका हमेशा होती है बीच वाली, आपको बताइए ना। माध्यिका कितने टर्म हो गए, 9, तो 4 इधर हटा दे और 4 इधर हटा दे। माध्यिका हमेशा बीच वाली होती है। माध्यिका कौन सी आ जाएगी, 21 है, आपने पढ़ी होगी। मीडियन कौन सी आएगी बेटा आपकी, 21 इसकी मीडियन आपकी आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, माध्यिका हमेशा क्या आती है, बीच वाली आती है, तो 21। मीडियन से 2 सवाल आए हुए, वैसे एक सवाल ये, एक और बता दूंगा आगे। सेकंड सवाल सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में बेटा दोगुनी हो जाती है, कितने समय में समान दर पर 7 गुना हो जाएगा। तो सिंपल सवाल है, जब भी गुने वाले सवाल आते हैं एक रेट सिखा देते हैं बच्चे को, डायरेक्ट आंसर देना है n1 - 1 n2 - 1 t1 अपॉन t2, इससे डायरेक्ट कर लो, इतना कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। कहने का तो n1 माने पहले कितने गुना हो रही है, 2 गुना, 2 में से 1 गया तो 1, दोबारा कितने गुना हो रहा है बेटा, 7 गुना, 7 में से 1 गए तो 6। t1 पहले टाइम कितना था, 4, दोबारा टाइम चाहिए t2, तो कितना आंसर आएगा बेटा आपको, 24 साल इसका आंसर आएगा। जब भी गुने वाले सवाल आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, इससे ज्यादा करना बहुत आसान होता है। कौन सा रेट है, n1 - 1 n2 - 1 t1 अपॉन t2। n1 n2 क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर n1 n2 होती है बेटा आपकी, क्या होती है बेटा, कितने गुना हो रहा है ना, कितने गुना हो रहा है। जैसे 2 गुना हो रहा है, 2 में से 1 गए तो बेटा 1। अब ये कह रहा है बेटा कितने गुना हो रहा है, 7 गुना, 7 में से 1 गए तो 6। पहला टाइम कितना, 4, दूसरा टाइम कितना होगा, 24 साल इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बड़ा इजी सवाल है कुछ सवाल। अब इन्होंने पूछ लिया इन भिन्नों में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये पूछ लिया आप लोगों को है। तो भाई भिन्नों की कंपेयर करना कई सारे तरीके होते हैं। आपको किस अनुपात में पूछा, अवरोही क्रम में, है ना, अवरोही क्रम में पूछा। देखो वैसे ये इजी था, 17, इन्होंने क्या लिखा है, 17/30 हो गया, ठीक है। 7 बट्टे क्या हो गया बेटा आपका, 15 हो गया है। और क्या बेटा 27 अपॉन में कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक। 11 बट्टे क्या हो गया, 20 हो गया। जब भी ऐसे सवाल आते हैं भिन्नों में, जब कई वैसे फ्रैक्शन मैंने स्पेशल पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, किस तरह की भिन्न बड़ी होती है छोटी होती है, 4 से 5 तरीके मैंने पढ़ा रखे हैं, आप देख लेना बेटा एक बार। परंतु ये सवाल आसान था, बच्चे नीचे वालों का क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना बड़ा आसान है, 20 और 50 का कितना आएगा, 100। 30 और 15 का कितना आएगा, 30। 100 और 30 का कितना आएगा, 300। सबको 300 बना लो। 300 बनाने का मतलब इसे 10 का गुणा तो इसमें 10 का गुणा, इसमें 20 का गुणा तो बेटा इसमें 20 का गुणा, इसमें 6 का गुणा तो इसमें 6 का गुणा, और इसमें बेटा 15 का गुणा तो 15 का गुणा। सबका बेस समान बना लो, सेम बेस समान बना लोगे तो आसान रहेगा। ऊपर 170 300, ये बेटा कितना आएगा 140 अपॉन 300, और बेटा ये 27 का टेबल पढ़ोगे 162, और ये 300 बेटा, और 165 अपॉन 300। सबका बेस क्या कर लो बेटा, आप सेम बना लो। और बेस आप सेम बना लोगे तो आप देखोगे सबसे बड़ा कौन है इसमें, 170, ठीक है। सेकंड कौन है, 160 165, फिर 162 और 140, यही तो रहेगा। तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या इसमें, 17/30 लिखोगे। दूसरे पे लिखोगे बेटा 11/20 को, ठीक है। तीसरे पे लिखोगे बेटा आप 162 बोले 27/50 को, और लास्ट में लिखोगे 17 क्या है बेटा आपका 7/15 को, ठीक है। तो हम कह देंगे यार इसका आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन। भाई सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। दूसरे पे कौन सा आएगा, 165 आएगा, ठीक है, 11/20। तीसरे पे कौन आएगा 162 बोले 27/50, लास्ट में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, जब बेस समान कर लो आसान तरीके। वैसे और कई सारे तरीके होते हैं कि डिफरेंस एक कर लो या मान निकाल लो, वो अलग अलग तरीके होते हैं। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आपको ये करना होगा। अच्छा यार ठीक है, एक सवाल और देखिए, सुनिए। अब ये सवाल था खाली डिविजुअलिटी के ऊपर पूछ लिया इन्होंने, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने, बहुत आसान कर दिया कि बताइए 3 की डिविजुअलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो सबको पता ही यार 3 की डिविजुअलिटी कैसे चेक करते हैं, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। भाई 3 की डिविजुअलिटी कैसे चेक करते हैं, उस संख्या का
क्या कहा है, उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग जो डिफरेंस है वो 3 का अंतर होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं जरूरी। क्या होता है भाई, उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाजित होने चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। भाई 3 की डिविजिबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है ना, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो हम कह देंगे 3 की जो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, भाई इस संख्या के अंकों, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय द 3। ये भी आपको क्लियर होगा आप लोगों को, है ना बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो रूल है इसका, सिंपल सा। अच्छा यार, ये सवाल क्या दे रखा है बेटा, आपको देखना एक बार। 67.5 रुपए प्रति केजी किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि औसत लागत 64 रुपए प्रति केजी हो जाए। मतलब कि एक, अब देखो जब भी ये मिलाने वाले सवाल आने का मतलब क्या है, एलिगेशन की बात कर रहा है, मिश्रण लगा लो, सिंपल सवाल है। भाई एक की रेट कितनी है ये बताओ आप, 67.5 आएगा। सेकंड की रेट कितनी है बेटा आपका, ये बताइए आप, कितना आएगा बेटा, 60 है। और दोनों को मिक्स करके जो मिलाया है उसकी रेट कितनी है बेटा आपका, 64 है। अब जब भी मिलाने वाले सवाल होते हैं एलिगेशन लगा लेते हैं बेटा इसमें, और बड़ा आसान है। इसका कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3.5, और 3.5 को हटा करके अब 5.5 का भाग दोगे तो ये 8 आएगा, 0.5 का भाग दोगे 7 आएगा। तो किस रेशियो में मिलाया गया बेटा आपको, 8:7 में से मिलाया गया। तो हम कह देंगे बेटा इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया बेटा, 8:7 में। तो जब भी मिलाने वाले सवाल आते हैं भाई, एक की रेट ये पता है, दूसरी की रेट ये पता है, फाइनल रेट ये आई, बड़ी संख्या हमसे छोटी संख्या घटाई, पॉइंट था इधर लगा लो, 40 हो जाएगा, ये 35, 8:7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यार देखो एक और सवाल, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है। तो भाई जो जितना पैसा लगाएगा उतना ही क्या होता है बेटा, उसे प्रॉफिट होता है, आपको पता ही होगा। भाई जो जितना पैसा लगाया किसी बिजनेस में उतना ही क्या होता है बेटा, उसे प्रॉफिट होता है। अब हमें पता है ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, ये 7 होगा तो ये क्या होगा 1 होगा। तो प्रॉफिट भी किस रेशियो में होता है बेटा, इसी रेशियो में। भाई जो जितना पैसा लगा रहा है उतना ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हमने इन्होंने 7:1 लगाया, तो बेटा इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का मान कितना दे रखा उन्होंने, देखना टोटल 8 नहीं है, 2,275,000 है। सॉल्व करने बैठे यार इसे, तो हम कहेंगे 8 24 3 5 32 3 0, तो ये आएगा बेटा आपका 24 6 0 56, और ये आ जाएगा बेटा 40। तो इतने गुना आएगा लगभग। अब पूछ रहा है ए का लाभ, तो सिंपल सी बात है, 1 रेशियो की वैल्यू है ना, ये कितने रेशियो वैल्यू बेटा, 1 रेशियो की। अब 1 रेशियो इसमें से वैसे भी कम कर दोगे तो लगभग तुम बताओ 3 कम करोगे तो 24 के समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा है। या इसको कितने गुना कर दो, इसको कितने गुना कर दोगे, हम कह देंगे यार इस सवाल को अगर देखा जाए, ये जो भी है 34375, इसे 7 गुना कर दो, 35 49 और 3 52, 21 और 5 26, 28 और 2 30, 21 और 3 24, 240 625 आंसर। तो आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब यह है बेटा, जो जितना पैसा लगाता है, क्योंकि आपको पता ही है पार्टनरशिप वाले सवाल में एक ही रिजल्ट है, P बराबर IT। जिस बंदे ने जितना पैसा लगाया उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हमें एक बात क्लियर है, क्या सिंपल सी बात है, इसने 7 रुपए लगाए, इसने 1 रुपए लगाए, तो इसी अनुपात में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। तो 8 का मान इतना है तो 1 रेशियो वैल्यू है, 7 रेशियो को मान निकाल दिया, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है यार, अगला सवाल देखना। यार एक बात बताओ, क्या इसने लिखा है दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम 1/20 है। मतलब अगर बेटा मैं ये कह रहा हूं एचसीएफ अगर 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा बेटा आपका 20 होगा, ये तो क्लियर है यार। अच्छा यार 1 और 20 होगा, ये तो ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है बेटा, आप बताइए। 1 और 20 का अंतर कितना आएगा, 19। 19 का मान कितना है ये बता दीजिए आप। इनके बीच का अंतर है 456 है। तो यार 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई बेटा, आप हम कह देंगे 1 रेशियो की वैल्यू आई बेटा, हम कह दें 24 आई। तो एक बात तो क्लियर है, 1 रेशियो वैल्यू 24 आई। अगर आपसे कोई पूछेगा 24 इसका एचसीएफ होगा और एलसीएम कितना आएगा, 480 आएगा। हमें एक रिजल्ट और पता है एलसीएम एचसीएफ का, क्या एक एलसीएम एचसीएफ का एक रिजल्ट पता है क्या, एक ये पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो पढ़ा है। एक संख्या
गुणा दूसरी संख्या, यही तो होता है बेटा। 24 से कितनी बार गया, 4 बार, 4 से कितनी बार गया, 120, इसका आंसर आएगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है ना भाई, एलसीएम एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है। आपने सॉल्व किया तो कितना है बेटा आपका, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, देखिए एक बार, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है यार। देखिए एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, देखो दो चीजें, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो देखो एक तरीका तो ये कर सकते हैं क्या, देखो मुझे इसका एक काम करते हैं, साइन क्यू कॉस क्यू होगा, ये भी क्या होगा, कॉस क्यू। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें एक काम करते हैं कि मुझे बताओ 1 प्लस कॉट ए टेन ए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन क्यू माइनस कॉस क्यू है ना। तो यार सिंपल सी बात है, सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लो। आपको पता है कॉट क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस बट्टे क्या हो जाता है, साइन, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, साइन बट्टे कॉस हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना, साइन बट्टे कॉस हो जाएगा। आपको ये बात भी पता है कि देखो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर, साइन में करेंगे साइन स्क्वायर, तो कितना आएगा, ऊपर एक आएगा और नीचे क्या आएगा, हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा ये। अच्छा भाई, आप साइन थीटा मैंने कॉस थीटा से कुछ मत करो, इससे भी कुछ मत करो, ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी, और फिर क्या होता है बेटा आपका ए माइनस बी, तो ठीक है, फिर होगा बेटा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बेटा फिर आएगा आपका प्लस ए बी, ये तो आएगा, साइन ए कॉस ए तो आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला ओपन कर दिया। अच्छा तो एक बात बता, साइन ए माइनस कॉस ए, ये भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, ठीक है, साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, और नीचे तूने ध्यान से देखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा, एक ही तो होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका, एक ही होगा, है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा बेटा आपका एक होगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये लिखा है बेटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अच्छा यार एक बात बता तू मेरे को, एक बात बता, छोटी सी बात इसमें बताना, ये 1 प्लस साइन ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा पता है आपको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और नीचे एलसीएम भी कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सेम संख्या इधर लिखी हुई है, देखो साइन थीटा ही लिख दिया मैंने, एक को हटा दो सबको, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा सेम लिखा हुआ है, एक दूसरे से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस सवाल का आंसर आएगा एक आएगा। कुछ नहीं है होता, ट्रिग्नोमेट्री किस पे चलती है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, आपका सवाल आ जाएगा। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, देखो सीएचएस मेंस का पेपर हुआ, 30 में से अगर कोई भी स्टूडेंट, अभी देखो आप आखिरी तक देखेंगे कि ऐसा कोई सवाल ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि तुम पे नहीं आ सकता, फिर भी बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन चेक करते हैं तो पता चलता है कि 22 सही है, 23 सही है, मतलब गलती कहाँ पर हो रही, पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा। पेपर जब तक अटेम्प्ट नहीं होगा, जब तक आप बेटा टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ डेली प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, है ना। तो देखो यार, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और बी किसी काम को 50 दिन में करता है, और सी की सहायता सी भी उस काम को 40 दिन में। अब स्टेप रट गए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए बच्चों ने, हो गए कि 3 गुणा 5 15, 15 और कितना आएगा 60, तो हम कह देंगे 600 एलसीएम, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा बेटा 12, और ये आएगा 15। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब सवाल बच्चे ने इतनी प्रैक्टिस कराई है, तो इनमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जो मेंस दे के आया तो उसका खासकर इसमें, ये उन बच्चों के लिए खासकर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इस 14 जुलाई को पेपर देने जा रहे हैं, उसे पता है कि पता चल जाएगा पेपर किस तरह से होने वाला है। अब भाई मुझे बताओ इनकी एफिशिएंसी है, यदि ए को एक दिन बी की सहायता मिलती है, अगले दिन सी की, तो मतलब एक दिन ए का सहयोग करने बी आएगा, और एक दिन ए का सहयोग करने सी आएगा। ए और बी आएंगे तो कितना काम होता है 32, और ए और सी आएंगे तो कितना काम होता है 35। मतलब एक बात तो क्लियर है, 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया 67 काम हो जाएगा। अब 2 दिन के अंदर 67 काम हो जाएगा, काम कितना करना है बेटा आपका 600, तो 10 गुना तो हो नहीं सकता, 10 गुना नहीं हो सकता, 10 गुना करेंगे 670 होता, तो
क्या करेंगे भाई, हम करेंगे 9 गुना भी करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, 9 63, 54 से 9 से भी ज़्यादा जा रहा है तो कितने गुना करेंगे, 8 गुना। 16 दिन हो गए, कितना काम हो गया, 56, और ये आएगा बेटा आपका 48, और 5 कितना आएगा बेटा आपका 53 आएगा। 16 दिन हो गए और इतना काम हो चुका है ना भाई, ठीक है भाई। 8 दूनी 16, 8 का भाग दिया इसमें 56, और ये कितना आएगा बेटा आपका 48 5 53। 17वें दिन नंबर किसका आएगा, जिसने शुरुआत की होगी, एक दिन और लगेगा, उसने कितना काम किया बेटा, 32 काम किया। मतलब हमें पता चल चुका है 17 दिन के अंदर कितना काम हो चुका है, 568 काम हो चुका है। अब टाइम कितना लगा ये पता करना है, तो ये तो बहुत आसान है, 17 दिन तो लगे होंगे। अभी काम कितना बचा है बेटा, 32, क्योंकि काम कितना बचा है, 32 बचा है। ये कितना काम करेंगे आके, 35, तो 32/35 इसका आंसर आएगा। तो 17 दिन तो पूरे लगे, 32/35 का आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 17 सही 32/15। ठीक है, अल्टरनेट टाइप पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, टाइम की तो इतने सवाल कर चुके हैं आप लोग, है ना। अच्छा भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम कितना है, 693। देखो वही सेम सवाल पूछ लिया, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या चाहिए। अब ये सवाल, अब बताओ ये मेंस में पूछेंगे, अब जो बच्चा पढ़ के गया होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ के गया तो भी ठीक है, नंबर पर क्या ही फर्क पड़ेगा उसके पे भी, तो भाई नंबर तो उसके भी वही आने, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा किसी को पढ़ने की जरूरत है, ना किसी क्लास करने की जरूरत है। लेवल आएगा जब ही आपको बेनिफिट हो पाएगा। और जिस बच्चे की खासकर जीएस, क्योंकि जब से जीएस का वेटेज बढ़ा है, जो बच्चा जीएस वगैरह पे ध्यान दे रहा है उसका नंबर नो डाउट बहुत आगे निकल जाएगा, लीड कर जाएगा। क्योंकि मैथ का लेवल अगर ये रखेंगे तो मेंस वगैरह में तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होता ना, इस तरह के सवाल बच्चा हर एक कर लेता, बेसिक सवाल होते हैं इस तरह के, ना। तो भाई यही मेन चीज आ रही, दिक्कत भी यही आ जाती, इसलिए रीजनिंग साथ साथ में बार बार क्यों कहता हूँ कि भाई अब जीएस वो नहीं रही है, पहले एसएससी 2020-21 तक करते थे, जीएस को पढ़ना ना पढ़ना बराबर था, नहीं है यार, अब वेटेज बढ़ा दिया है, जीएस का ही मेन खेल रह गया हकीकत देखे, जब क्यों मैथ का तो कोई वेटेज ही नहीं लग रहा है इस तरह से, अब मैथ के लिए ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगती है। अब देखो यार भाई, रेडियसों का अनुपात कितना है भाई आपका, 2:1 है, हाइट का अनुपात कितना है, 5:2 है। अब क्या पूछा है भाई, आयतन, आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, और सीधी सी बात है कि r²h हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। रेशियो तो पूछ रहा है तो कर लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ तो दे ही रखा है, r², 2 का स्क्वायर इंटू 5 और 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 से 2 भी कैंसिल, ये कितना आएगा, 10:1 आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, 10:1। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। अब बता, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक सेकंड में जो बच्चा जानता है, अब जानते ही होंगे, अब तैयारी कर रहे हैं भाई, ये भी कोई कहे कि नहीं जानते तो क्या मतलब है तैयारी का, है। अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा करते जाओ आप लोग। चलो अच्छा भाई, एक देख, एक बात एमआर भाई, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट जब पढ़ते हैं तो एक रिजल्ट पढ़ाया जाता है, आपको पता ही होगा क्या, 100 माइनस डिस्काउंट होता है सीपी, 100 डिस्काउंट कितना है, 40, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस हो तो घटा देना, ये एमआरपी को शो करता है, रेशियो निकाल देता है, 6:1 11। मुझे ये पता चल गया सीपी और एमआरपी का रेशियो जो आया वो आया 6:11 है, ठीक है भाई, 6 कितना है, 11 है, सीपी कितना आएगा 6, एमआरपी कितना आएगा बेटा 11 आएगा, ठीक, 6:11 आ गया। अब मुझे बताओ सीपी का मान 6 है, एमआरपी का मान कितना है, 11 है, सीपी एमआरपी का रेशियो तो आ गया है, ठीक है। अब आप, क्योंकि रेट आपको पता होना चाहिए, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी रेशियो होता है। अब किसका मान दे रखा है, एमआरपी का, 11 का, देखो सीपी चाहिए ना आपको, 11 का मान कितना दे रखा है, 18,000, और हमें कितने का मान चाहिए, सीपी 6 का मान चाहिए, तो यार कितना आएगा, 108 000, 11 का भाग दे तो आ जाएगा यार, जो भी आ रहा है, कितना आएगा, 999 90 88 98, ठीक है, 88 हो गया, 20, ठीक है, 88 2/11, ये 98 18 कहाँ है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया। तो जानते हो डिस्काउंट तो पहली लाइन ही यही पढ़ाते हैं भाई, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी होता है, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपको, 6:11, ठीक, ध्यान रखना। अब भाई ये बताइए, अब ज्योमेट्री, अब इसी में भी कई सारे टीचर करेंगे हमने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, अरे यार पढ़ाया क्या इसमें, ना पढ़ाते तो भी पेपर में वही आता,
ज्योमेट्री स्टार्ट करेगा टीचर, कोई भी बुक भी खोलेगा तो थ्योरम स्टार्टिंग की थ्योरम है, स्टार्टिंग की थ्योरम में वही क्वेश्चन सेम रख रखे, उन्होंने कोई नया क्वेश्चन दिया ही नहीं है। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे यार इस तरह के सवालों को। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, उसने कहा है देखो एक सेकंड भाई, उसने एक बात, एक सेकेंड यार कैसे बैक हुआ, ठीक है। देखो यार मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखो आपको पता ही होगा एक सर्कल है ये, ठीक है। और सर्कल है तो आपने एक टेंजेंट खींची है और टेंजेंट इस तरह से खींच ली है, और एक सीकेंट लाइन है, छेदक रेखा है, जिसका नाम क्या रख रखा है उसने, ए बी सी रख रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये ए होगा, ये डी होगा, और इसका नाम ए बी सी है, तो ये बी होगी, ये सी होगी, सीधी सी बात है यार। कहने का मतलब ये है यार, मुझे एक बात बताओ, उसने कहा है कि ए डी एक टेंजेंट है, ए बी सी एक सीकेंट लाइन है ना। ए बी की लंबाई 8 है, ए बी सी नाम सीधा रखना उसका, ठीक है। बी सी की लंबाई कितनी है बेटा आपकी, 10 है। और बताओ ए डी की लंबाई, तो एक टेंजेंट पढ़ते, थ्योरम पढ़ते हैं, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी वी, वही तो थ्योरम है। क्या है भाई यहाँ पे, ए डी स्क्वायर तो ए सी इंटू ए बी, ये तो थ्योरम होती है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए बी। कर लीजिए भाई इस सवाल को, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका जो भी है। ए सी की लंबाई कितनी आएगी, 18 आ जाएगी, क्योंकि 8 और 10 18। ए बी की लंबाई 18 आ गई, 144 आएगा, और ए डी की लंबाई चाहिए तो रूट 144 मतलब कितना आएगा, 12। ये आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो इसमें टेंजेंट का सवाल तो सिंपल सा लगा दिया भाई आपने, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए बी, थ्योरम थी सीधा। ठीक बेटा, अगला सवाल, 10 रेफ्रिजरेटर 4 मोबाइल फोन कितने के, 2,10,000 के। जबकि 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन कितने के, 1,22,000 के। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है। सिंपल सा सवाल है यार, वन लीनियर क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो एक काम करो, 10 फ्रिज खरीदे उसने, सीधी सी बात है, और 4 मोबाइल फोन खरीदे हैं, कितने के, 2,10,000 और 1,22,000। 3 जीरो दोनों जगह से हटा दो, हटाओ, 3 जीरो का कोई मतलब मत रखो कैलकुलेशन में, ठीक है। ये कितने के, 210 के मान लो, और यार ये कितने के दे रखे बेटा, 6 फ्रिज है, और बेटा 2 मोबाइल फोन है, वो कितने के बेटा आपका, ये 122 के। आपको कैलकुलेशन करनी है तो कर ही लोगे आप भाई, किसी एक को बराबर कर लो, मोबाइल को या फ्रिज को। मैंने 2 का गुणा इसमें कर लिया पूरे में। अगर 2 का गुणा पूरे लाइन में हम कर देंगे तो हमें बताओ, 2 का गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 12 है। 6 कितना होगा, 12, और 2 कितना होगा, 4, और 122 कितना होगा भाई, 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 2 कितना होगा भाई आपका, ये भाई हमने 6, इसमें कितना होगा, 12 होगा, 2 कितना होगा, 4 होगा, और 122 में भी 2 का गुणा करेंगे 244 होगा। अब सॉल्व कर लो यार, बड़ी वाली संख्याओं से छोटी संख्या घटा दोगे आप, सेकंड में से फर्स्ट संख्या घटाओगे, इसमें से इसे कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 2 फ्रिज की रेट कितनी है, हमें पता चल जाएगा। 2 फ्रिज की रेट हो जाएगी, 244 में से गए तो 34, तो एक फ्रिज की रेट जो आई वो आई 17। एक फ्रिज की रेट कितनी आई, 17 आई। और तू एक बात बता बेटा, क्या एक फ्रिज की रेट 17 यहाँ रख देगा, यहाँ रख लो, कहीं रख लो, 17 यहाँ रख लिया, कितना हुआ 170, इधर जाएगा तो कितना आएगा 140। भाई 170 गए 210 में से कितना बचेगा, 40 बचेगा। 4 मोबाइल बराबर, तो एक मोबाइल की कीमत कितनी निकल के आएगी, 10 आएगी निकल के। अब तुम मुझे बताओ क्या पूछा उसने, उसने पूछा है, क्या पूछा बेटा, एक फ्रिज और 2 मोबाइल। एक फ्रिज कितने का है बेटा आपका, 17 का, एक कितने का है, 10 तो नहीं 20 का। आंसर आना चाहिए 37 बोले तो 37 है यार, 3 जीरो तो कैंसिल कर रखी थी ना, 37,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल है, अब 5 क्या पूछा, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नंबर का, नेचुरल नंबरों का एवरेज पूछा है। पहला भाई, पहले लगातार है ना, प्रथम से 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16,
6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। कर लो भाई इसे, जितनी संख्या उनका भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 100, 64, 200, 220 और 220 में 5 संख्याएं तो उनका भाग देंगे, कितना आएगा बेटा आपका 44। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। अब इनमें क्या ही बताएं तुमको, बहुत आसान है। 2, 4, 6, 8, 10 होती है, उन संख्याओं का स्क्वायर करना था, ऐड कर करना भाग देना था। ठीक, चलो। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। मतलब लंबाई, अगर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3x है तो चौड़ाई x होगी, है ना। ये तो होगा भाई, लंबाई 3 गुना है चौड़ाई की, ये x होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। भाई यही तो एरिया होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसका मान कितना दे रखा है उसने 2700। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 900। x का मान कितना आया 30 आया। अब जब x का मान 30 आया तो मुझे एक बात बताइए, ये 30 होगी चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी 90 होगी। हमसे तो चौड़ाई पूछी गई है, 30 आ जाएगी। भाई लंबाई चौड़ाई 3:1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, x का मान कितना है 30, तो बेटा ये कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल बेटा, साइन ए की वैल्यू 8/17 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए के। अब सिंपल ट्रिपलेट आप जानते ही हैं। अब मुझे बताइए कि यार साइन का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो ये बेस कितना आएगा 15 आएगा यार। 8, 15, 17 तो होता है बेटा, 8, 15, 17 होता है। तो मुझे को बताओ कॉट ए की वैल्यू क्या होती है। कॉट ए होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, और बेटा सेक की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो होती है बेटा, हाँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। अरे आपको पता है ना, लाल बट्टे कक्का ऐसे निकाल लेते हैं ना, पहला वाला किसे शो करता है साइन को, फिर कॉस को, फिर टेन को, उल्टा हो जाता है। सॉल्व कर लो, 225 ये आएगा, 136 ये आएगा, 120 एलसीएम 361 अपॉन 120, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया। 120 का भाग दे देंगे, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा, चलो भाई। तो देखो यार, मेंस वगैरह का तो इस तरह के सवालों में तो बच्चे को अगर तुम भी देने जा रहे हो तो एक बात तो क्लियर है कि तुम्हारा मैथ वगैरह तो सबका ही बराबर रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा हुआ चाहे बगल वाले का हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। दिक्कत बोले तो आपको अगर अंतर लाना है तो नंबर वहां पर चेंज करने, वो चेंज हो सकते हैं तुम्हारे जितना भी, क्योंकि अगर लेवल ये रहा, लेवल बढ़ा दिया तो नो डाउट आपको प्रॉफिट इसका मिल पाएगा। और आपसे बार बार हम क्यों कहते हैं कि यार टफ क्वेश्चनों के चक्कर में मत पढ़ो। कई सारे बच्चे यूट्यूब पर उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं या किसी बुक से उल्टा सीधा, अरे भाई आने है नहीं, पहले वो पढ़ लो जो एग्जाम में आएंगे, पास हो जाओ, उसके बाद मास्टर तो बनते रहो, बहुत सारे मास्टर बनने में दिक्कत नहीं है। पहले जो आना है एग्जाम क्वालिफाई करो, खत्म करो अपनी कहानी। अब देखो यार, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, जो उसकी मासिक इनकम 80,000, अपने बच्चों को 15% शिक्षा पे खर्च करती है, 40% घर के कामों पर, 10% जीपीएफ पर, 15% बचाती है। देखो कितना खर्च हो गया, 15 और 40 55 और 10 65 और 15, 65 और 15 कितना हो गया 80। शेष राशि कितनी बची, शेष राशि 20% ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। तो कितनी राशि 20% बचाती है, कितने का 80 का 20% कितना होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यार बचाती है। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन होगा, है ना। ईएमआई के तौर पर कितना बचा रही है, भुगतान करती है भाई, यही तो बचा भाई। 15 और 40 55 और 10, 55 और 10 कितना होता है बेटा आपका 65 और 15 80। तो ईएमआई के तौर पर कितना बचा 20%, किसने का 80 का, कितना आंसर आएगा बेटा 16 यार, इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, अब इसमें अगर अगर वो चेन मेथड लगाना होता तो जब लगता कि भाई शेष वर्ड यूज होता तो सोचते। अब ऐसे सिंपल है, 100 में से जोड़ दो घटा दो यार। अरुण और भारती की आयु का योग 24 है, जिसमें अरुण बड़ा है। ठीक है भाई, अरुण और भारती दोनों का योगफल कितना है 24। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुना कर दी जाए, अच्छा अंतर कितना होगा 8 वर्ष। एक बात याद रखो, आयु वाले कॉन्सेप्ट में एक ही कॉन्सेप्ट है एज वाले में। आज आपने भाई साहब 2 साल बड़े हो, या मैं आपकी आयु भी 10 गुना कर दूं, आपकी बहन की भी आयु 10 गुना कर दूं, फिर भी अंतर सेम रहेगा। या 5 साल पीछे लौट जाऊं या 4 साल आगे बढ़ जाऊं तो भी अंतर सेम रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। आज तो मेरा कहने का मतलब यह है, क्या बेटा इसने एक बात कही है, क्या कह रहा है, यदि अरुण और भारती की आयु दोगुना कर दी जाए, क्या कह रहा है बेटा,
इन विच अरुण इज एल्डर इफ द एज ऑफ अरुण एंड भारती आर डबल, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द एज कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा आपका 8 हो जाता है। व्हाट इज द एज ऑफ अरुण, उन दोनों का अंतर कितना रहेगा। वो ये कह रहा है अगर इन दोनों का क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो मुझे एक बात बताओ, इसका डबल करने का मतलब इसे 2a कर दिया गया, इसे भी 2b कर दिया गया, अंतर कितना आया 8 आया। तो भाई यहाँ से एक बात समझ में आई, ये डबल किया है तो 2 का भाग दे देना पूरी लाइन में, तो मैं ये कह सकता हूँ a माइनस बी का मान कितना है 4 आया। a माइनस बी का मान कितना है बेटा आपका 4 आया। और मुझे एक बात समझ में आ रही है, देखो दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो a का मान कितना आएगा 24 और 4 कितना आएगा बेटा आपका 28। तो a का मान होगा, इस पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, देखो एक सेकेंड भाई, इनका योगफल 24 है, इसका भी मैंने डबल कर लिया 2b, इसका भी डबल कर दिया 2b, अंतर 8 है, 2 का भाग दिया, a माइनस बी का मान 4 है, तो 24 और 4, तो a का मान निकालूंगा तो 14 आएगा और b का मान निकालेंगे तो 10 आएगा। हमसे पूछा क्या, अरुण की उम्र कितनी होगी, अरुण की उम्र कितनी होगी बेटा आपकी 14 साल आएगा। भाई इन दोनों का योगफल 24 है, अंतर कितना है 4 है, तो बेटा कितना आएगा ये 14 और 10 कितना आएगा 24, 14 में से 10 गए तो 4 आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अब एक वृत्ताकार ट्रैक पर 1200 मीटर की दौड़ है, ए और बी एक ही समय पर एक ही स्थान पर शुरू करते हैं, 18 और 27 की स्पीड से तय करते हैं, वो दौड़ के कितने समय बाद पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे। तो यार जब भी ये दौड़ वृत्ताकार वाले होते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखा करो, टाइम, ये चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। ये 1800, देखो आंसर सेकंड में, 18 किलोमीटर है, मीटर में बदल लेंगे तो कितना आएगा भाई, मीटर में बदलेंगे तो 5/18, तो इसकी स्पीड आई 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे एक बात पता चली, जो 1200 मीटर की रेस है 5 मीटर पर सेकेंड से भागेगा, कितना टाइम लेगा 240 सेकेंड लेगा। दूसरा बंदा है, रेस तो उसे भी 1200 की करनी है, परंतु उसकी स्पीड है 27 मीटर, तो 5/18 से भाग देगा इसे भी किलोमीटर में, तो हम कह देंगे ये इसकी स्पीड होगी 15/2। अगर 15/2 का अगर इसने भाग दिया, 15/2, 15 का भाग देगा 80, ऊपर गया 160 सेकेंड, है ना। मतलब ये चक्कर पूरा करने में 240 सेकंड लेगा, ये चक्कर पूरा करने में 160 सेकंड लेगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 480 सेकंड। जो एलसीएम आएगा इतने सेकंड के बाद दोनों की मुलाकात होगी। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। जब भी सवाल वृत्ताकार पथ वाले होते हैं, जब भी दोबारा इनकी मुलाकात कब होगी, ऐसे सवालों के लिए काम किया करो यार। क्या किया करो बेटा आप, जो मुलाकात वाले सवाल होंगे, है ना, जब भी मुलाकात वाले सवाल होंगे उनका क्या कर लिया करो बेटा, दोनों का टाइम निकाला करो, इसे इतना टाइम लगा, इसे इतना टाइम लगा, सेकंड में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि किलोमीटर को स्पीड किलोमीटर की तो मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो हमें पता है इन टाइम इतना इतना लगा, दोनों का एलसीएम लिया, 480 सेकंड के बाद दोबारा से इनकी मुलाकात होगी। अब देखो फिर माध्यिका पूछ ली इन्होंने, एक 129.75, 116.6, 112.3 है, डाउट है इसमें थोड़ा सा, 114.1, 136.6, 118.7, 13.5, 121.3। ठीक है, माध्यिका के बारे में मैंने बता चुका। सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 12.3 लिख दिया, फिर उसके बाद कौन है बेटा आपका 13.5 लिख दिया, और कौन है भाई इसके बाद, ये दो तो हो ही गई, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई आपका 116, 114 तो है, 114.1 आएगा, 114.1 आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा आपका 118 भी तो है, 118.7 आएगा। ये हो गया, ये हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अच्छा 116 भी तो रह गया, 116 लिख लूं पहले, 116.6 और 118.7 है ना बेटा। अच्छा भाई फिर कौन रह गया इसमें, अभी 121.3 है, और लास्ट में क्या है 129.75 है, और लास्ट में कौन सा है, एक और है 136.6। कितनी संख्या है ये, काउंट कर लो यार, इसे काउंट करने बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और मैंने कहा बीच वाली माध्यिका आती है, तो 3 इधर हटा दे और 3 इधर हटा दे, फिर क्या करना है इन दोनों को जोड़ दे,
चौथे नंबर और 5वीं वाले दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। 6 7 कितना आएगा 13 आएगा। और ये कितना आएगा भाई आपका 234 और 1 235 आएगा। 2 का भाग दिया तो ये आएगा 117.65। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। माध्यिका के 2 सवाल मिल चुके हैं आपको, इसका मतलब तो माध्यिका जब भी आपको मिलती है बीच वाली मिलती है। देखो ऑड होता है तो मिल ही जाती है बीच वाली। जब इवन टर्म होते हैं तो देखो 8 थे तो 3 इधर हटा दिए, 3 इधर हटा दिए, बीच में चौथा और 5वां लिए, दोनों का जोड़ा भाग दे दिया, 2 का भाग दे दो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है इस तरह के सवालों का। अब 2 वृत्तों की त्रिज्याओं केंद्रों के बीच की दूरी का योग बराबर हो तब, वो कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं और केंद्र की, तो सिंपल सी कहानी है कि जब 2 सर्कल है यार, उसने कहा है कि इन दोनों सर्कलों को तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब बताओ, तुम बताओ कि ये इसकी रेडियस r1 है, ये इनकी r2 है। वो कह रहा है दोनों की त्रिज्याओं का योगफल दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। तो ये कंडीशन जब ही हो पाती है, एक दूसरे को काटता है नहीं काटा। संकेंद्री माने दोनों के केंद्र एक होते हैं, नहीं जरूरी है। आंतरिक रूप से थोड़ी एक्सटर्नली टच करते हैं। कैसे टच करते हैं एक दूसरे को? एक्सटर्नली। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन होता है। इनकी रेडियस का सम इनके किसके बराबर होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। याद रखना यार, ठीक है। अगला सवाल, एक स्कूल की क्लास 11 में 40 छात्रों में ने भौतिकी, 17 ने जीव विज्ञान, 20 ने केमिस्ट्री लिया। यदि क्लास 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी, इन सभी छात्रों ने यहाँ उल्लेखित 3 विषयों में से कम एक को चुना है और इनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषयों को चुना है, तो क्या संभावना कि यह स्कूल एक छात्र ने चुना क्लास 11वीं से यादृच्छिक रूप से इन तीनों विषयों को? ये सबसे बढ़िया जो सवाल लगा था, ये बढ़िया लगा था, ये अच्छा सवाल लगा, नया देखने को जब मिला। वेन डायग्राम पे इन्होंने क्या पूछा? वेन डायग्राम पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी। सबसे बढ़िया सवाल अगर एक ये देखने को मिला था, 1-2 और भी है, और नहीं तो अभी तक जो सवाल कराए सब नॉर्मल सवाल थे, कोई भी स्टूडेंट उन्हें कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक सवाल तो ये देखने को मिला। सवाल को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं बताता हूँ इस सवाल के बारे में, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। देखो सवाल बढ़िया है, अगली बार आएगा तो तुम कैसे करना है वो समझा देता हूँ। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है ना बेटा? ध्यान देना है इस बार। 3 समझ लो इसे। क्या कह रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट है बेटा इसमें देख लो पहले। उसने कहा है फिजिक्स में 40, बायोलॉजी में 17 और केमिस्ट्री में 20। फिजिक्स में 40 बच्चे थे, ठीक है, और बायोलॉजी में 17 बच्चे और केमिस्ट्री में 20 बच्चे। यही बोल रखा है ना बेटा उसने, देख लेना। फिजिक्स में 40, बायोलॉजी में 17 और केमिस्ट्री में 40 बच्चे थे। और टोटल स्टूडेंट कितने बेटा आपकी क्लास में? टोटल स्टूडेंट है 60। और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कितने थे? 5। अब वो ये जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है? सवाल को समझने की कोशिश करना। वो जानना चाह रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिस स्टूडेंट ने केवल एक सब्जेक्ट को चुना होगा। अब एक सब्जेक्ट को चुना होगा मतलब ये डाटा इधर वाला, इसका, इस वाला, ये कॉमन वाला हटाना चाह रहा है। अब यार आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये 40 फिजिक्स है, अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए। आप देखो मैं आपको बताऊं, 40 इसका फिजिक्स का था, 17 बायोलॉजी का है, 20 इसका केमिस्ट्री का है। अब देखो तीनों में कॉमन कितना है? तीनों में कॉमन कौन सा? 5। एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? ये तो तीनों में कॉमन है ना 5। अब एक काम करो, अगर आपने ये 5 को तीनों में जो कॉमन है अगर हटा दिया ना, तो हम कह पाएंगे 40, 20, 60 और 70 कितना होता है? 77, 5, 72। ये 72 क्या चीज है आपको पता है यार? ये जो 72 है ना, ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं 40, 17 कितना हो? 57, 77, 5, 72। ये जो 72 है ना, ये 72 जो आया है ना, ध्यान रखना, ये आया 72 आपका, ध्यान देना जो समझाना मैं चाह रहा हूं। ये जो कॉमन वाली चीज है ना, तीनों की मिश्रण वाली, ये आया। ये 72 जो निकल के आएगा ना यार, ये निकल के आएगा, ये वाला पार्ट निकल के आएगा। और ये इसका भी डबल एरिया निकल के आएगा। ये सिंगल नहीं निकलता है, इसका क्या निकल के आएगा? डबल निकल के आएगा।
समझने की कोशिश करना, मैं समझाना चाहूंगा, इसे ध्यान से देखना। बढ़िया सवाल था एक बार। वैसे वेन डायग्राम वगैरह आप पढ़ोगे 9th-10th में, से बाकायदा फॉर्मूलों के द्वारा तो अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अब फॉर्मूले वगैरह तो नहीं, मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से समझ लेना। ये जो 72 निकल के आया ना, इसका क्या निकल के आया, डबल निकल के आया। तो आप एक बात बताइए, है ना, 10 मिनट आगे, तो भाई 72 निकल के आया, ये इसका डबल निकल के आया इसका भी। अगर मुझे एक बात बताओ, सुनना, अगर ये डबल निकल के आया, अगर मैं पूरे स्टूडेंट कितने हमारे पास, पूरे स्टूडेंट कितने हमारे पास 60 है ना, पूरे स्टूडेंट कितने हमारे पास 60 है। अगर मैं 60 को घटा दूंगा तो ये जो 12 बचा है, ये 12 क्या आएगा फिर भाई, ये 72 क्या था, ये 72 था, 72 था। ये ब्लू वाला जो एरिया है, ये 72 जो है ना, ये ब्लू वाला एरिया जो कंबाइंड है, वो भी क्या है, उनका डबल आया है बेटा, ध्यान रखना। अगर बेटा इसमें से मैंने कंबाइंड 60 घटा दिए, और ये जो 12 बचा है ना, ये बेटा ब्लू वाला एरिया बचा है। और ब्लू वाला कौन सा एरिया है, ये किसी न किसी का मिश्रण है। और हमसे पूछा क्या गया था, वो पूछा गया था जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है, 12 बच्चे ऐसे थे जो इस मिश्रण में शामिल थे, यहां चाहे कहीं पर भी शामिल हो। तो ऐसे बच्चे बताओ, इसमें 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 केवल कितने बच्चे होंगे जो केवल ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले, ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले होंगे भैया। 60 में से 12 बच्चे तो कुछ ना कुछ कॉमन था, 48 बच्चे ऐसे थे जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, और उनकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी 60। तो हम कह देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी आई 4/5 मतलब 0.8। तो हम कह देंगे 0.8 प्रोबेबिलिटी होगी, जिनकी 0.8 प्रोबेबिलिटी होगी जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि इस तीनों को जोड़ दोगे और ये कॉमन वाली पार्ट को तीनों वालों को माइनस कर दो। ये जो 72 आता है ना, ध्यान रखना, ये जो तीनों में जो कॉमन था, इसका ये डबल आता है हमेशा। और क्यों आता है डबल, एक बार ये क्यों माने, क्योंकि यार ये इसका डबल है, ए और बी का, बी और सी का डबल है। मेरा कहने का मतलब ये जो तीनों को जोड़ करके माइनस किया गया है ना 5, ये जो 72 आया है, ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसका क्या है बेटा, ये डबल आया है। और मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं पूरा 60 घटा दूं इसमें से, पूरा 60 घटा देंगे, तो 60 घटा देंगे तो 12 जो बचा है, 12 जो बचा है, ये क्या बचा होगा बेटा, ब्लू वाला एरिया बचा होगा। हमें ओनली वन सब्जेक्ट चाहिए, ओनली वन सब्जेक्ट कितनी होगी फिर 48, और 60 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेना, समझा देंगे दोबारा। अच्छा, ये तो यार फिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या फॉर्मूला बना हुआ है, इसका भी आंसर कितना आता है बेटा आपका 1 ही इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना है बेटा आपका 1 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका बना होता है, ये पता है आपको, a + b का होल स्क्वायर cos की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो बना है। और आपको पता है इसको इसी में कन्वर्ट तो कर देंगे, इसका आंसर भी कितना आता है बेटा आपका 1 ही आता है। कम से कम 4 से 5 सवाल है ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर इसके, है ना। अच्छा यार, अब देखो ये XYZ PQR का ये भुजाओं का अनुपात कितना है 6:1, PQR का अब देखो भुजाओं का अनुपात है, इसकी भुजा 6 है, इसकी भुजा 1 है। अब मुझे इसका एरिया पता नहीं, किसका किसका एरिया नहीं पता बेटा आपका, PQR इज 6, क्या कह रहा है XYZ, XY की भुजा कितनी है 6 और 1 है, PQR का एरिया 6 है। तो हमें पूछा गया है, एरिया पूछा गया है XYZ का। तो सिंपल सी बात है, इसकी भुजा 6 है, इसकी भुजा 1 है। अब मुझे इसका एरिया तो पता नहीं है यार, किसका XYZ वाले का, इसका एरिया नहीं पता है, इसका एरिया पता 6। और आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, ये जो एरिया है ना, ये इनकी भुजाएं, तो भुजाओं का क्या कर लेते हैं बेटा, आप स्क्वायर कर लेते हैं। तो ट्रायंगल XYZ का जो एरिया आएगा, ट्रायंगल XYZ का जो एरिया आएगा 36 × 6 कितना आ जाएगा बेटा आपका 216 आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका 216। भाई आपको सिमिलरिटी की तो बारे में पता ही होगा, सिमिलरिटी में क्या होता है, सिंपल सी कहानी है भाई, साइडों का स्क्वायर इनके एरियाओं के अनुपात का, साइडों का स्क्वायर कर लिया, इसका ट्रायंगल XYZ है, ये इसका 6 है, तो कितना आएगा बेटा आपका 216 आएगा। अच्छा यार, ये सवाल और इम्पोर्टेंट है इसका, ये और सवाल अच्छा लगा यार इसका,
थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, समझने की कोशिश कर लेना, पर इस सवाल को भी एक बार कोशिश करता हूं मैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है 125 घनों का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन 125 घनों का उपयोग करके बनाया जाता है। प्रत्येक घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर मेड यूजिंग 125 क्यूब ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 cube is removed from the middle of the each of the face of the cube. What will be the face area? What will be the surface area of the remaining solid? उसने कहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। ठीक है, उसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है यार। ठीक है, अब उसने एक बात बताई है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और 125 घनों के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि वैसे भी प्रत्येक छोटे वाले की भुजा कितनी है? 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई घन होगा, ये एक बड़ा वाला घन बनाया गया है। ठीक है, बड़ा वाला घन है, ये छोटे छोटे 125 घन है। इसमें कितने घन है बेटा? इसमें 125 घन होंगे इसमें। अब 125 घन होंगे, इनसे बन के बनाया गया है। मतलब के कह सकते हैं भाई, ये जो छोटे छोटे होंगे हमारे पास में, ये छोटे छोटे जो होंगे हमारे पास में, देखो इसमें एक बात समझो जो इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक बात तो क्लियर है कि जब भी कोई आकृति होती है, खासकर 3 डायमेंशन में, उसे कट किया जाता है तो उसका टोटल सरफेस वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम कैसी भी कंडीशन में क्या होता है, जब एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं इक्वल होता है। परंतु टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई चीज कट कर दी जाती है तो टोटल सरफेस एरिया और बढ़ जाता है ना। तो बेटा कहने का मतलब है, इसका टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था आप बताइए? इसका टोटल सरफेस एरिया था 6a स्क्वायर, है ना। 6a स्क्वायर का मतलब कितना था पहले मुझे ये बताओ? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेकिन आप एक बात बताइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब ये 150, अब जो एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? जब जैसे मान लो कि 125 घनों में से एक घन निकाल लो, जैसे मान लो ये एक घन निकाल लिया, आपने थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। अब जब एक घन निकाल लोगे, किसी मान लो एक उसने निकाल दिया, अब आप एक चीज निकालोगे तो उसकी जगह पे स्पेस बन जाएगा। स्पेस बन जाएगा। और एक कितने स्पेस बनेंगे आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए कि एक 4 साइड तो वो बनेंगे और एक वो, मतलब 5 ऐसी जगह बन जाएंगी। और अच्छा एक बात और भी है ना, थोड़ा सा 3 डायमेंशन है, यहाँ पर समझने में तुम्हें दिक्कत आ रही होगी, मैं समझा दूंगा। देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक घन इसमें से निकालते हो ना, आप इसमें से निकाल लो थोड़ा सा। अगर तरबूज वगैरह देखा है, तरबूज को जो कट करके निकालते हैं ना, देखा आपने तरबूज कट करके निकालते हैं? तो आपने अगर देखा होगा, समझ में आ रहा होगा, जो कहने का मतलब ये है कि एक तो उस कितने पार्ट हो जाएंगे, उसको जैसे ही आप निकालोगे 4 और एक 5 उसके फलक बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 5 बढ़ जाएंगे। परंतु 5 बढ़ जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं 5 फलक बढ़ेंगे उसके, है ना। परंतु एक जब निकाल देंगे तो ये बाहर। और एक बात और भी जानते हैं, जो भी घन होता है ना, उसका प्रत्येक सरफेस क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। कहने का मतलब अगर थोड़ा सा समान इमेज कर पा रहे हो, कोई तरबूज वगैरह को आपने इस तरह से गोल करके या आपने स्क्वायर शेप में उसमें से निकालते हो, तो अंदर भी क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर शेप ही बनता है आपका। ठीक है, ध्यान दिया, समझ में आ रहा है? तो कितने शेप बनेंगे? ये घन है, घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब एक को निकाल लेंगे, ऊपर वाला तो गायब ही हो गया, उसमें से 5 रह जाएंगे। और 5 रह जाएंगे, जैसे टोटल सरफेस एरिया 150 था, अब 5 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 5 30 बढ़ेंगे। 6 फलक है ना, 5 यहाँ बढ़ेंगे, 5 यहाँ बढ़ेंगे, 30 बढ़ेंगे। और स्क्वायर का एक प्रत्येक की वजह 1 है ना, तो 1 का एरिया कितना हुआ? 1 का स्क्वायर, तो 30 एरिया बढ़ जाना चाहिए। 30 स्क्वायर बढ़ जाएंगे तो 30 बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जब निकाला होगा तो एक सरफेस इनका कम हो रहा होगा, और 6 में से निकाला तो 6 कम हो जाएगा। आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 174। ये न थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया होगा अगर तुम्हारे 3 डायमेंशन फिगर नहीं अचीव कर पा रहे होंगे। और थोड़ा सा समझने के लिए अगर कोई क्यू ले लें, क्यू में से एक निकाल के देखेंगे तो तुम समझ पाओगे कि जब एक निकला आएगा तो उसके 6 फलक होते हैं।
5 तो बन जाएंगे उसके अंदर, 5 स्क्वायर बनेंगे और हर एक में 5-5 बनेंगे, 6 में तो कितने स्क्वायर बनेंगे 30। लेकिन आपने एक एक निकाल दिया, ऊपर वाला सरफेस क्या हो गया, सबका गायब हो गया ना 6 का, तो 6 कम हो जाएंगे, इसलिए जो आएगा आंसर कितना आएगा बेटा आपका 174 आएगा। ध्यान देना इस सवाल, ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकली सवाल है, समझने की कोशिश करना है इस सवाल को। अच्छा, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या, लो जल्दी खत्म कर देते हैं। 121 आता है, 12 का स्क्वायर 144, इनके बीच में कितनी संख्या आती है, बड़ी में से छोटी घटा दो, है कितना आएगा, और एक कम और कर देना, तो हम कह देंगे यार 22 संख्या आएंगी। आपसे पूछा जाए कितनी संख्या आएंगी बेटा आपकी 22 संख्या। जब भी आपसे कोई कहे 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, तो 15 में से 10 घटाओ 5 और एक और कम कर दो, तो 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या आएंगी बेटा 4 ही आएंगी। मतलब मैंने कहा 121 और 144 के बीच में कितनी संख्या आएंगी भाई, ये बच्चा देखता 23 नहीं, एक और कम करो तो 22 संख्या आएंगी, ध्यान रख लेना है, ठीक है। कई बार सवाल इस तरह से पूछ लेता है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 20% ने अपने वोट नहीं डाले, 40 वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को पंजीकृत वोटों का 42% वोट मिला और वो 112 वोटों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अब बड़ा आसान सवाल है, देखो मैं दूसरे एक्स वाले तरीके छोड़ो, मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, वैसे लॉजिकल तरीका पर आंसर आ जाता है। मान लो टोटल जो वोट थी कितनी मान लिया आपने 100 थी, है ना। परसेंटेज मैंने पढ़ा रखा है, वहां देखेंगे तो कई टाइप पढ़ा रखी इलेक्शन की, उनमें से एक टाइप है, अच्छी टाइप है। 20% लोग वोट देने नहीं गए, तो वोटिंग करने कितने गए मुझे ये बताओ। वोटिंग करने गए 80। अब बताओ वोटिंग करने 80 गए, 40 वे वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गई। वोट तो देने गए थे परंतु किसी कारणवश क्या हो गई, खराब हो गई। इस राय को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 42% वोट मिली, किसके मिली भाई, ये भी मिली, टोटल वोटों का 42 मिला। अच्छा टोटल वोट है कितनी 100 का 42 तो ये मिला 100 का 42 तो ये मिला। अच्छा वोटिंग कितने की हुई थी 80, 42 इसे मिल गई है, तो इसे हारने वाले को कितनी मिली 38। अरे वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग करने तो 80 लोग गए थे ना, उसने कहा है कि जो 42% वोट है ना, टोटल वोटों का 42 है, तो 80 वोटिंग हुई है, 80 से 42 इसे मिल गई, तो 38 वोट मिली हारने वाले को। कितने वोटों से चुनाव जीत गया ये बताओ, 4 रेशियो से वोट चुनाव जीत गया, 4 से नहीं जीता, वो कह रहा है 112 वोटों से चुनाव जीत गया। एक बात ध्यान रखना, ऐसे सवालों में जो इनवैलिड वोट होती हैं उन्हें माइनस कर लिया करो, पर लास्ट में इन्हें माइनस कर लोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। 4 का मान 2 हिस्सा 1 का मान आया 18। हमसे पूछा गया है टोटल वोटों की संख्या 100 गुणा 18 कितना आंसर आएगा 1800। ये थोड़ा जल्दी देने का तरीका था, इस तरीके को याद रखना। जीतने वाले टोटल वोटों फाइनल जो जीतता है उसमें से इनवैलिड वोट हटा दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1800, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो किसी शहर की जनसंख्या में हर साल 2% की वृद्धि होती है, 2020 में जनसंख्या इतनी है, 2023 में कितनी होगी। ऐसे सवालों को देखो हर साल 2% जोड़ोगे तो अपना टफ पड़ती है कैलकुलेशन। सीआई पड़ेगा, लगातार किसी चीज को 3 साल वृद्धि होती है ना, एक फॉर्मूला बच्चा याद रखता है इसके लिए, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट जल्दी पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि कर रहा है देखो 2%, 2 का क्यूब कितना होगा 8, पर 2 अंक रखने 0.8, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 तिया 12, 2 गुणा 3 6, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। जनसंख्या कितनी थी 1.5 लाख, 1.5 लाख थी, उसमें 6, अब 2 अंक ले ले 6.12 ले ले, 6.12% है तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, हम कह देंगे ये आएगा 91 80, इतनी जनसंख्या बढ़ेगी। अब इतनी जनसंख्या बढ़ी है, 1.5 लाख थी 9180 और बढ़ा दी है, तो 9180 बढ़ाओगे तो लगभग कितना आएगा 1,59,181 आएगा। समझ में आ गया। इन्हें थोड़ा डायरेक्ट बढ़ाने का सक्सेसिव मेथड है, 2% 3 बार बढ़ाएंगे, टाइम लगेगा। इस फॉर्मूले से लगाइए, 2 का क्यूब 8 पर 2 अंक रखने, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 12, डायरेक्ट जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल लास्ट इसका, पिता और पुत्र की उम्र के बीच में 15 का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को डबल थी, दोनों की आयु का, दोनों की वर्तमान है, ये ऑप्शन दोनों ही दे रखे। अब 5 वर्ष पहले कितने का था ये 40 का, ये कितने का था 25 का, डबल तो है नहीं, ये हटा दो। ये कितने का होगा 5 वर्ष पहले 35, ये कितने का होगा 20, ये भी नहीं होगा। 5 वर्ष पहले ये 25 का होगा, ये 10, ये भी डबल नहीं होगा। 5 वर्ष पहले ये 30 का होगा, ये 15, डबल हो तो रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखो यार मैंने 30 सवाल कराए,
30 में से मात्र कह सकते हैं 3 से 4 सवाल ऐसे थे जिनमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। 25 सवाल पढ़ के गया हो तो ठीक है, नहीं पढ़ के गया तो भी ठीक है, सब कर सकते थे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 14 जुलाई के से जो सीजीएल स्टार्ट हो रहा है, खासकर इसमें जीएस का योगदान बहुत अच्छा रहेगा, खासकर लिस्ट के लिए, क्योंकि टॉपर वहीं पर निकलेगा। क्योंकि मैथ का लेवल इस तरह के अभी देखा जाए, सीएचएसएल का मेंस देख लिया, सीजीएल का भी मेंस देखा, कुछ अंतर नजर नहीं आया। हाँ, मैथ का लेवल बढ़ जाएगा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा पेपर। फिर भी आप थोड़ा सा जीएस पे फोकस करके चलें और रीजनिंग मैथ में टोटल नंबर लाने की कोशिश करें। चलो ठीक है भाई, और फिर मुलाकात करते हैं और 1-2 वीडियो आपको लेके आते हैं क्लास के पहले, और जो भी बातें आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लास समझ में आई हो लोगों को शेयर वगैरह भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू बेटा। जय